दिस इज मार्च जून 2019 क्वेश्चन। सबसे पहले ओके, बिफोर दैट आई एम सॉरी, देयर इज वन मोर थिंग। देखें, आपका जो फुल पेपर है दैट इज वर्थ ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, और आपको जो टाइम अलाउड है अपने पूरे पेपर के लिए दैट इज 3 आवर्स। ठीक है, अगर हम इन 3 आवर्स में देखें, 3 hours and 15 minutes, बट the first 15 minutes are for reading time of instructions, so I'm excluding those marks. So 3 hours time है, और 1 hour is of 60 minutes, so 3 hours into 60 total आपके पास कितने minutes हैं? 180 minutes हैं। अगर हम मार्क वाइज अपने मिनट्स, अपने टाइम को एलोकेट करें, तो यू हैव 1.8 मिनट पर मार्क। हर मार्क के लिए you don't have to spend, it's not wise to spend more than 1.8 minutes for 1 mark। ठीक है, आपने अपना काम कोशिश करना है 1.8 मिनट और लेस देन 1.8 मिनट में आप कर लो। ठीक है, सो रिलैक्स रह के फॉर ईच मार्क यू हैव टू स्पेंड 1.8 मिनट्स। सो अगर 10 मार्क्स का एक ओटी केस है, तो फॉर 10 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 1.8 आपके पास खुले डुले 118 मिनट्स होते हैं फॉर वन ओटी केस। आप उसमें ओटी केस को रीड करते हो, सिनेरियो को, एमसीक्यूज पढ़ते हो, उसको आंसर करते हो, एंड दैट्स प्रीटी इजी अगर आप टेक्निक सीख लो। बट मैं जो अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, द आइडियल टाइम फॉर देम टू आंसर द ओटी केस शुड बी 15 मिनट्स। उनको जो अपना टारगेट रखना चाहिए वो 15 मिनट्स का रखना चाहिए, सो दैट अगर कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ के आगे मूव ऑन करें, एंड एंड पे आपके पास जो टाइम सेव हुआ होगा ना 3 मिनट्स का, फॉर ईच ओटी केस आप उस पर स्पेंड कर सकते हैं, एंड you can do you can answer very nicely for each OT case within 15 minutes, believe me, with all practice, if you do practice with me, ठीक है, and on your own. So considering that we will have 15 minutes to solve each complete OT case question, let's start our first OT case, which is मार्च जून 2019 का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास स्क्रीन पे जो सिनेरियो है, यू हैव टू रीड दिस सिनेरियो विदाउट स्टॉपिंग एट एनी पॉइंट इन टाइम। आपने जस्ट रीड करना है। इससे होगा क्या, फर्स्ट टाइम रीडिंग विल गिव यू सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, सम आपको कुछ समझ आ जाएगी कि बेसिकली क्वेश्चन में है क्या। एंड व्हेन यू विल रीड द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दैट ओटी केस, तो नाउ आप अगर पहली दफा रीडिंग करते हुए अगर उसमें रुकोगे और बार बार पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बगैर रुके पूरा ओटी केस रीड करके फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हो, एंड नाउ इफ यू हैव टू रेफर बैक टू द क्वेश्चन अगेन, और आपको दोबारा पढ़ना भी पड़ता है, तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू पीपल। सो प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी, and for that I'm giving you some time to read the question. Let's read the question first. ठीक है, आप इसको तसल्ली से एक दफा इन द वन गो, आई एम सेइंग अगेन, इन द वन गो, डोंट स्टॉप एट एनी पॉइंट, जस्ट एक कॉन्टिन्यूस रीडिंग में इस पूरे क्वेश्चन को स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से आप इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ तक रीड कर ले एक दफा इन वन गो विदाउट स्टॉपिंग एट एनी line, ठीक है, and then when you read the first objective test question related to this scenario, if you have to read again the question, that specific part, because इसमें मजे की चीज ये होती है OT case questions में कि there are 5 basically further MCQs, ठीक है, and each MCQ normally refers to one specific part of that OT case। आप एक दफा पूरा वन गो में रीड कर लो, सो दैट आपको पूरा कहीं अगर लिंकेज है तो वो सारा आपके माइंड में क्लियर हो जाए। व्हेन यू विल रीड फर्स्ट एमसीक्यू देन, और आपको पता लग जाता है कि वो अगर एक स्पेसिफिक पार्ट से है और इसका कहीं और जिक्र है या नहीं है, आप वहां स्पेसिफिक पार्ट से दोबारा रीड करके यू कैन आंसर द क्वेश्चन ध्यान से। ठीक है, सो आप एक दफा वन गो में लेट्स read the question together. So basically you are an audit manager at OT company and you are considering a number of ethical issues which have arisen on some of the firm's long standing audit clients. All right, so बिकॉज हमने कोड ऑफ एथिक्स का चैप्टर कंप्लीट किया है और मैं उसी से रिलेटेड ओटी केस करवा रही हूँ, सो देयर आर एथिकल इश्यूज इन दिस क्वेश्चन। किन क्लाइंट से रिलेटेड जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग थे। सो ओके, द फर्स्ट इज ट्री कंपनी।
Hardie and Company is planning its external audit of Tree Company. Yesterday, the audit engagement partner Charlie Thor discovered that a significant fee for information security services which were provided to Tree Company by Hardie and Company is overdue. Charlie hopes to be able to resolve the dispute amicably and has confirmed that he will discuss the matter with the finance director, Percy Marsh, at the weekend as they are both attending a party to celebrate the engagement of Charlie's daughter and Percy's son. I'll not stop at any line. जब मैं फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ के दोबारा यहाँ पे आऊंगी ना तो मैं आपको ये चीजें एलैबोरेट करना शुरू हो जाऊंगी. ठीक है, अभी आप इसको एक दफा वन गो में हम एक दफा जस्ट रीड कर लेते हैं. ठीक है कि सिनेरियो चल क्या रहा है. Then comes Bush Company. Okay, Bush Company का क्या सीन है जी? Houghton and Company is the external auditor of Bush Company and also provides other non-audit services to the company. While performing the audit for the year ended 31st October 2008, the audit engagement partner was taken ill and took an indefinite leave of absence from the firm. The ethics partner has identified the following potential replacements and is keen that independence is maintained to the highest level. So there are four options. Brian Smith, who is also the partner in charge of the tech services provided to Bush Company. Monty Node was the audit engagement partner for the 10 years ended 31st October 2007. Cassie Dixon, who introduced Bush Company as a client when she joined the firm as an audit partner 5 years ago. Pete Russo, who is also the partner in charge of the payroll services provided to Bush Company. आपका माइंड कुछ कॉम्प्रीहेंड कर रहा होगा, साथ साथ कुछ नहीं कर रहा होगा. Don't stop. Just read the scenario first in one go, please. Then comes Plant Company. Plant Company is a large private company with a financial year to 30th June and has been an audit client of Houghton Company for several years. Alan Marshall, a partner of Houghton Company, has acted as the engagement quality control reviewer on the last two audits to the year ended 30 June 2008. At a recent meeting, he advised that he can no longer be EQCR on the engagement as he is considering accepting appointment as a non-executive director and will sit on the audit committee of Plant Company. The board of directors has also asked Houghton Company if they would be able to provide internal audit services to the company. Then comes Wheat Company, and Wheat Company, a listed company, is one of the Houghton and Company's largest clients. Last year, the fee for audit and other services was 1.2 million, and this year it is expected to be 1.3 million, which represents 16.6% and 18.1% of Houghton Company's total income, respectively. And that's it. We have read the whole scenario in one go. All right, we comprehended it to some extent, and जो रह गया है परेशान नहीं होना, बिकॉज हमें बार बार क्वेश्चन की स्क्रीन पे आके उसको बार बार उसकी चीजों को देख के समझना पड़ेगा. ठीक है, अगर हम फर्स्ट को में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे, सो बेसिकली वी हैव ओनली 15 मिनट्स फॉर पर ओटी केस. ठीक है, अगर हम पहली ही रीडिंग में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम कम रह जाएगा. सो इट्स रिकमेंडेड कि यू शुड रीड द होल सिनेरियो ऑफ ओटी केस इन वन गो without stopping anywhere, and when you read the question next, then आप साथ साथ क्वेश्चन की स्क्रीन पे जाएं और उसको कॉम्प्रीहेंड करें. Okay, let's read the question. First question together. Which of the following statements correctly explains the possible threats to Houghton Company's independence and recommends an appropriate safeguard in relation to their audit of Tree Company? So basically, Houghton Company is an audit firm and उसका client है Tree Company, जो कि काफी देर से उसका existing audit client है. अब वो कह रहे हैं कि जो आपको ट्री कंपनी के ऑडिट के बारे में हमने कहानी सुनाई थी, उसमें एक थ्रेट था, एथिकल थ्रेट था फर्म का इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, और उसका एक अप्रोप्रिएट सेफगार्ड आपने उसका आंसर में बताना है. सो लेट्स रीड ट्री कंपनी टुगेदर. अच्छा, अब हमें क्वेश्चन समझ आ गया बेसिकली हमने करना क्या है. अब हम जब दोबारा क्वेश्चन की स्क्रीन पे जाएंगे, सो हमारे माइंड में ज्यादा क्लैरिटी होगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं. ठीक है, सो ट्री कंपनी. अब ट्री कंपनी का सिनेरियो क्या था, यू कैन रीड इट अगेन नाउ. इजी. हॉर्टियन कंपनी अपना प्लान कर रहा था एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ ट्री कंपनी का. सही है. Yesterday, the audit engagement partner Charlie Thor discovered that a significant fee for information security services which were provided to Tree Company by Houghton Company is overdue. So basically, a Houghton Company is an audit firm जिसने information security services जो कि एक other than audit services, non assurance services हैं, वो provide की थी ट्री कंपनी को
उसकी जो सिग्निफिकेंट फी है, दिस इज ओवरड्यू। आपको बात याद है ना, ओवरड्यू वाला एग्जांपल जो मैंने आपको कराई थी, ओवरड्यू फी, उससे रिलेटेड थ्रेड्स। अब जो मैंने वहां थ्रेड्स कराए थे, इट मींस वो थ्रेड्स थे जो कोर्ट ने स्पेसिफाई किए थे। उससे रिलेटेड जो सेफ गार्ड्स कराए थे वो भी कोर्ट ने ही स्पेसिफाई किए थे, तो हम उन्हीं को फॉलो करेंगे, सही है। लेकिन उन सब थ्रेड्स की एंड सेफ गार्ड्स की मैंने लॉजिक्स आपको साथ साथ बताई थी। चार्ली, who is basically the engagement partner, hopes to be able to resolve the dispute amicably। वो कह रहा है कि मैं मसला खत्म कर दूंगा, और उसने कंफर्म किया है कि he will discuss the matter with the finance director, जो कि पर्सी मार्श है, at the weekend, because वो दोनों एक पार्टी को अटेंड करें टू सेलिब्रेट अपने वो बेटी की और वो अपने बेटे की एंगेजमेंट की। सही है, ये तो सिनेरियो था। अब हम देखते हैं इससे क्या। देखें, जब आपने ये ट्री कंपनी का सिनेरियो रीड किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, आपके माइंड में क्या आता है? मुझे पहले ये बताएं, क्या क्या आ रही हैं चीजें। एक तो फी ओवरड्यू है, ठीक है। अगर फी ओवरड्यू है तो फी को निकलवाने के चक्कर में हो सकता है कि ये अगर ऑडिट पार्टनर रहा चार्ली थ्रूअर, तो वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से गलतियां नहीं निकालेगा। सो देयर इज क्लियरली अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है। फिर इसके अलावा हमने एक और चीज आइडेंटिफाई की, यस यू आर राइट, चार्ली स्टार्टर एंड पर्सी सन। इसका मतलब है दे हैज आल्सो द क्लोज रिलेशनशिप, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट रिलेशनशिप, अगेन हो सकता है चार्ली थ्रू और अपनी इंडिपेंडेंस को, और हमने इंडिपेंडेंस से रिलेटेड ही थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने थे, अपनी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। सो यहाँ पे फेमिलियरिटी का थ्रेट आ जाता है। सही है ना। अब हम देखते हैं व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव। सबसे पहला ऑप्शन वो कह रहा है एन इंटिमिडेशन थ्रेट एग्जिस्ट ड्यू टू ओवरड्यू फी। यस, ओवरड्यू फी से जो एक अदर थ्रेट अराइज होता है, दैट इज आल्सो एन इंटिमिडेशन फी। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। देन एंट्री कंपनी शुड बी एडवाइज्ड दैट ऑल फी मस्ट बी पेड प्रायर टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट बीइंग साइंड। तो ये जो वर्ड मस्ट है ना, इससे मुझे मसला है। देखो, ओवरड्यू फी से इंटिमिडेशन थ्रेट अराइज होता है, ये सही है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी कि इंटिमिडेशन थ्रेट को आप सिर्फ तब आइडेंटिफाई करना जब क्वेश्चन में ऐसा हो कि देखो कहीं बताया होता कि जो फाइनेंस डायरेक्टर है, जिसका नाम उन्होंने बताया हुआ है क्या, पर्सी मार्श, उसने चार्ली थ्रोअर को कोई हिंट दिया है कि अगर तुमने जो है कोई गलतियां निकाली तो फिर तुम भूल जाओ हमारे रिलेशनशिप को, या फिर भूल जाओ फीस को। तो फिर हम इंटिमिडेशन थ्रेट को आइडेंटिफाई करते अच्छे लगते थे। चलो, अगर आप कहते भी हो कि मिस दिस इज एन एमसीक्यू, दिस कुड बी एन ऑप्शन, इंटिमिडेशन हो सकती है, प्रेशर आ सकता है, यस इट्स करेक्ट, प्रेशर आ सकता है, बट इसने आगे जो लिखा है ना, ऑल फी मस्ट, मुझे मस्ट से मसला है। याद करें, मैंने आपको सेफ गार्ड में बताया था कि हमारा सेफ गार्ड ये नहीं है कि हम सारी की सारी फी, हमारी कोशिश होगी कि हम निकलवा लें, बट एटलीस्ट हमने पार्शियल पेमेंट रिकवरी प्लान भी तो हम निगोशिएट कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि वो ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले पहले हम सारी फी निकलवाएं। पार्शियल पेमेंट रिकवरी प्लान और सम सॉर्ट ऑफ पेमेंट प्लान उनके साथ सेट हो सकता है, एंड आफ्टर द रिपोर्ट भी फी पे की जा सकती है। सही है, बट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट फॉर दैट। सो फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कौन सा वाला सेकेंड पार्ट? ये वाला। देन सी द नेक्स्ट वन, a self-review threat exists due to the nature of the non-audit work which has been performed। अच्छा, उसने कौन सी सर्विसेज दी थी नॉन ऑडिट, अलग अलग ऑडिट से अलग? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्विसेज। मुझे बताएं, क्या ये सर्विसेज इस नेचर की आपको लग रही है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो? आर दे रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी वे? नो, दे आर नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर नो, अगर अदर देन अश्योरेंस सर्विसेज, ऑडिट के अलावा कोई नॉन अश्योरेंस सर्विसेज आप प्रोवाइड करें, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो क्या उससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो सेल्फ रिव्यू थ्रेट सिर्फ तभी अराइज होगा अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई सर्विसेज दें जो कि अदर देन ऑडिट हो। जैसे हमने ऑडिट भी करना है और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बना के देनी है। अगर हम खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाएंगे और बाद में उसको चेक भी करेंगे, तो फिर तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्विसेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो ये कोई वेबसाइट सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हो सकती हैं, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। सो इसका मतलब है ये एक इस तरह का नॉन ऑडिट वर्क था जिससे किसी किस्म का रिव्यू थ्रेट अराइज नहीं होता। सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देन
Third is a self-interest threat exists due to the relationship between Charlie and Percy and Charlie should be removed as an audit partner. Yes, ये हमने भी आइडेंटिफाई कर लिया था कि there is a familiarity threat और इस familiarity की वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है क्लियरली कि अपनी उस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है. सो यस, द आंसर इज 3 ओनली. सो इस तरह से रीड द क्वेश्चन इन वन गो एंड देन one by one, after reading each MCQ's requirement, you can refer back to your question screen. उसको ध्यान से समझ के पढ़ें, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा एंड आके आंसर कर दें. आंसर करने में आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, एक्सक्लूड करना शुरू कर दो ऑप्शंस को, तो यू विल अल्टीमेटली रीच टू द करेक्ट आंसर. मूविंग नेक्स्ट. Taking into account the concerns of the ethics partner, which of the partners identified as potential replacements should take over the audit of Bush Company for the year ended 31st October 2008. अब Bush Company से related वो पूछ रहा है कि कौन सी potential replacement है जो बेहतर होगी for ethics partner. So let's read Bush Company का scenario अलग से. Again. हॉर्टी एंड कंपनी जो था वो भी अगेन ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर है बुश कंपनी का और वो नॉन ऑडिट सर्विसेज भी देता है कंपनी को. ठीक है. while performing the audit for the year ended 31st October 2008, the audit engagement partner was taken ill and took an indefinite leave of absence from the firm. बेसिकली वो बीमार हो गया और उसने लीव ले ली है और अभी इस पार्टनर की रिप्लेसमेंट करनी है एंड दीज आर द ऑप्शंस गिवन. इसमें से हमने बताना है कि विच वन इज द मोस्ट सूटेबल फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस एथिक पार्टनर. अब हम वो वाला बताएंगे जिसकी इंडिपेंडेंस सेट ना हो. ठीक है. लेट्स रीड द फर्स्ट वन विच इज ब्रायन स्मिथ. ब्रायन स्मिथ क्या है? इज पार्टनर इन चार्ज ऑफ द टैक्स सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बुश कंपनी. वो कह रहे हैं इस पार्टनर के बारे में कि बेसिकली ये ऑलरेडी बुश कंपनी को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? टैक्स सर्विसेज. मुझे बताएं, एक पार्टनर जो ऑलरेडी टैक्स सर्विसेज दे रहा है, क्या उसको हम ऑडिट एंगेजमेंट या एथिक्स एंगेजमेंट पार्टनर बना दें उस क्लाइंट का? द आंसर इज नो. व्हाई? मैंने आपको बताया था कि टैक्स सर्विसेज जो दे रहा होगा वो फिर ऑडिट पार्टनर नहीं हो सकता क्योंकि वो टैक्स सर्विसेज भी दे रहा है. इट मीन्स वो टैक्स कैलकुलेशन भी करके दे रहा है और उस टैक्स कैलकुलेशन से टैक्स एक्सपेंस एंड टैक्स लायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी. तो जब उसका ऑडिट कर रहा होगा तो उसमें से गलतियां नहीं निकालेगा. तो इसमें तो क्लियरली देयर वुड बी अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट. सो हम ब्रायन स्मिथ को तो चूज नहीं कर सकते. दिस क्लियरली कैन नॉट बी द ऑप्शन. देन द सेकंड ऑप्शन इज मोंटी नोट. इसको देखते हैं इसमें क्या मसला है. ओके, हु वाज द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द 10 इयर्स? बड़े ध्यान से. फॉर द 10 इयर्स एंडेड 31st अक्टूबर 2007. मुझे बताएं कि ये एक ऐसा पार्टनर है जो पिछले 10 साल से इस क्लाइंट का ऑडिट करता रहा था. क्या हमने एक केस पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि एक ऑडिट पार्टनर काम कर सकता है फॉर वन लिस्टेड क्लाइंट फॉर द क्यूमुलेटिव 7 इयर्स. फॉर क्यूमुलेटिव 7 इयर्स. आफ्टर 7 इयर्स उसको हम रोटेट कर देंगे. ये तो 10 साल से कर चुके हैं, मोर देन 7 इयर्स से कर चुके हैं. ये तो अपने कूलिंग ऑफ पीरियड में होगा. और अगर हम इसको दोबारा विदाउट कंप्लीटिंग कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 5 इयर्स हम दोबारा इसको एथिक्स एंगेजमेंट पार्टनर बना देते हैं तो ये क्या करेगा? इसकी तो फेमिलियरिटी होगी ना. फेमिलियरिटी की वजह से ये अपनी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर देगा. सो फेमिलियरिटी थ्रेट है भाई यहाँ पे. इसको भी नहीं ऑडिट पार्टनर बनाना चाहिए. Then we third one, Cassie Dixon, who introduced Bush Company as a client when she joined the firm as an audit partner 5 years ago. वो कह रहे हैं 5 साल पहले जब ये एज एन ऑडिट पार्टनर इसने फर्म को ज्वाइन किया था तो ये अपने साथ एक क्लाइंट लेके आई थी. भाई 5 साल पहले वो एक क्लाइंट लेके आई थी. 5 साल बाद और दरमियान में तो उसका कोई ऑनगोइंग रिलेशनशिप उन्होंने नहीं बताया हुआ, तो 5 साल बाद वो उसका ऑडिट कर सकती है. इसमें मसला नहीं है. सो यस, दिस कैन बी द आंसर. द लास्ट वन इज पीट रूसो, who is also the partner in charge of the payroll services. Payroll services होती हैं जो wages and salaries से related होती हैं. तो yes, payroll services में से wages and salaries expense आ रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस. ठीक है. बुश कंपनी को पेरोल सर्विसेज ऑलरेडी दे रहा है. अगर इसी को हम ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर भी बना देंगे तो ये अपने वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस में से गलतियां नहीं निकालेगा. अगेन यहाँ पे कौन सा थ्रेट है? यहाँ पे अगेन कौन सा थ्रेट है बच्चों? सेल्फ रिव्यू थ्रेट है
कि एक काम वो खुद कर रहा है, बाद में ऑडिट करते हुए तो उसमें से गलतियां नहीं निकालेगा ना। सो कौन हो सकता है बेहतर पार्टनर? यस, द आंसर इज कैसी डिक्सन। सो आंसर शुड बी चार्ली। Let's do the next one, which is number third. Which of the following correctly identifies the threats to Hardy and Company's independence and proposes an appropriate course of action for the firm if Ellen Marshlow accepts appointment as an NED of plant company? वो कहते हैं अगर Ellen Marshlow as an NED appointment accept कर लेता है प्लांट कंपनी पे, तो फिर हॉटी एंड कंपनी की इंडिपेंडेंस को, विच इज द ऑडिट फर्म, क्या थ्रेट्स हैं और क्या सेफ गार्ड होना चाहिए। लेट्स अगेन रीड द सिनेरियो ऑफ प्लांट कंपनी, क्योंकि ये प्लांट कंपनी से रिलेटेड था। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं, अभी बता देते हैं क्या मसला होगा। प्लांट कंपनी कहा जा रहा है कि दिस इज अ लार्ज प्राइवेट कंपनी, इसका फाइनेंशियल ईयर है 30 जून एंड हैज बीन एन ऑडिट क्लाइंट ऑफ हॉटी कंपनी फॉर सेवरल इयर्स। ठीक है, एलन मार्शलो अ पार्टनर ऑफ हॉटी कंपनी, जो के पार्टनर था, जो वहां का ऑडिट करता था, और ऑडिट नहीं करता था, बेसिकली EQR करवाता था, यानी इंगेजमेंट क्वालिटी QCR करवाता था, engagement quality control review करवाता था on the last two audits to the year ended 30 June 2008। In the recent meeting उसने बताया कि अब वो फर्दर इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वाली इंगेजमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता इस क्लाइंट की, बिकॉज वो कंसीडर कर रहा है कि वो एज एन अपॉइंटमेंट जो है कौन सी अपॉइंटमेंट कंसीडर कर रहा है, एज एन NED। वो कह रहे हैं कि इसी कंपनी पे वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहता है, उसे ऑफर आई हुई है और वो उस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहा है। ऑल राइट, अगर वो इस अपॉइंटमेंट को करने के बारे में सोच रहे हैं तो याद करें एम्प्लॉयमेंट विद द ऑडिट क्लाइंट, हमने एक एग्जांपल में इस चीज के थ्रेट्स को कवर किया था। कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं मुझे सबसे पहले बताएं। देखें, दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, देयर आर टू थिंग्स पॉसिबल। बिफोर एक्सेप्टिंग, अगर वो ऑडिट पार्टनर है तो वो इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होगा। क्यों इंटरेस्ट है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, और यू कैन से इन ऑर्डर टू रिटेन द पोजीशन ऑफ NED, ताकि उसके पास ऑफर रहे, जो प्लांट कंपनी वाले उसको ऑफर कर रहे हैं वो पोजीशन उसके पास रहे, ताकि वो कल को उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सके। दूसरा मेरा मसला इसमें ये है कि जब वो एक्सेप्ट कर लेता है, आफ्टर एक्सेप्टिंग, वो इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा बच्चों, क्योंकि अब कौन सा थ्रेट होगा? अब होगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा। क्योंकि अगर आफ्टर एक्सेप्टिंग, जब वो NED बन जाएगा वहां पे, ठीक है, और NED बनने के बाद अगर उसने ऑडिट भी किया हुआ है उससे पहले, तो वो क्या कर रहा है? NED बनने के बाद वहां पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड काम कर रहा है, उसके बाद ऑडिट भी कर रहा है, तो उसमें क्या होगा? वो अपनी गलतियां नहीं निकालेगा, विल नॉट चेक हिज ओन वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली अगर अपने काम में से गलतियां नहीं निकालेगा तो इट मीन्स क्लियरली दो थ्रेट्स हैं यहाँ पे बच्चों, दो थ्रेट्स हैं यहाँ पे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है और सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। सो आंसर शुड बी, और हमारा सेफ गार्ड क्या होगा? अगर एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट इस तरह का मामला हो तो हम क्या कहते हैं कि भाई उसको उस क्लाइंट से रिजाइन कर दो, मतलब उसे उस क्लाइंट से निकाल के किसी कोई और क्लाइंट दे दो। एज अ फर्म हम उस और क्लाइंट को मना नहीं करेंगे, हम उस क्लाइंट की एंगेजमेंट को रिफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन उस पार्टनर को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द टीम, उसे कोई और क्लाइंट दे देंगे। सो मेरे थ्रेड्स हैं यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ रिव्यू, एंड ही मस्ट बी रिजाइंड एज एन ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज वी हैव नॉट कवर्ड दिस टॉपिक, दिस इज रिलेटेड टू द चैप्टर जो हम कवर करेंगे एट द एंड ऑफ द सिलेबस, सो वी आर नॉट डूइंग दिस राइट नाउ, हम तब करेंगे जब हम ये चैप्टर कवर कर लेंगे। Let's see the question number 5. Which of the following actions should Horty and Company take to maintain their objectivity in relation to the level of fee income from wheat company? अच्छा, wheat company की fee level से कोई किसी किस्म का मसला है। Let's read wheat company का scenario कि what they are saying. wheat company basically हमारी listed company है, ये इसका largest client है, और last year
ऑडिट की और अदर सर्विसेज की फी थी 1.2 मिलियन और इस दफा 1.3 मिलियन है। लास्ट टाइम ये 16.6% था ऑफ फर्म की टोटल इनकम का और इस दफा 18.1%। इसका मतलब है यहाँ पे बच्चों कौन सा केस है, यहाँ पे केस है फी डिपेंडेंस का। फी डिपेंडेंस क्रिएट हुई हुई है। हमने कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ा था कि अगर पहले साल 15% से ज्यादा एक क्लाइंट से मोर देन 15% ऑफ फर्म्स रेवेन्यू अर्न कर लिया कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर सेकेंड ईयर में भी मोर देन 15% ऑफ फर्म्स रेवेन्यू अर्न कर लिया तो अब फी डिपेंडेंस है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ लिस्टेड कंपनी, तो हमने इसके सेफ गार्ड पढ़े थे कि पहले इस लिस्टेड कंपनी के दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बता दो जो कि थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उनको ये बात उनके इल्म में ले आओ, ऑडिट कमेटी वालों के इल्म में ले आओ कि भाई हम आप लोगों से इतना सिग्निफिकेंट अर्न कर रहे हैं। दूसरा, बिफोर रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट या आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट उसका EQR करवा लो, रिव्यू करवा लो। सो हमने ये वाले सेफ गार्ड्स पढ़े थे। सो हम देखते हैं हमारा किसके साथ मैच करें। यस, हमने इसको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को डिस्क्लोज करना है एंड यस हम प्री इशुएंस रिव्यू भी करवाएंगे, या पोस्ट इशुएंस रिव्यू होता तब भी सही हो जाता। सो आंसर शुड बी 1 and 4। देखिए मैं 2 and 3 को देख के पढ़ भी नहीं रही हूँ, वजह सेपरेट टीम्स का कहीं मैंने आपको नहीं बताया। दिस इज नॉट द रिकमेंडेड सेफ गार्ड एज पर कोड ऑफ एथिक्स। एंड रिक्वेस्ट पेमेंट, पेमेंट किस चीज की भाई, यहाँ पे तो फी डिपेंडेंस है तो ये तो है ही नहीं है बिल्कुल। सो आंसर शुड बी 1 and 4। So this is how you will attempt your OT case. Hopefully it makes sense to you guys.